नमस्कार दोस्तों। डेट आज के 3 अप्रैल 2026 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सप्लाई चेन से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आर्टेमिस मिशन से संबंधित। और तीसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिन 5 राज्यों में इलेक्शन अनाउंस किए वहां के टॉप ऑफिशियल्स को ट्रांसफर कर दिया। तो क्या ये सही है, गलत है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आज मुझे कोल्ड भी है, तो आवाज़ अगर थोड़ा अलग किस्म की आए तो समझ लेना कि हाँ भाई आज दवाई दुई ले रखी है, कोल्ड है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ग्रेट सप्लाई चेन रीसेट के बारे में है। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है और आप सिलेबस में ना जीएस पेपर 2 आईआर और जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में ना राइटर एक एग्जांपल देते हैं, ग्लोबल वैल्यू चेन होता क्या है। जैसे एक आईफोन का एग्जांपल आप लो। आईफोन का जो डिजाइन है वो कहां पे होता है? यूएसए में होता है। स्क्रीन कहां से आती है? आईफोन की स्क्रीन आती है साउथ कोरिया से। चिप कहां से आती है? चिप आती है ताइवान से। और अलग अलग कंपोनेंट्स को मिला के आईफोन के मतलब अलग अलग जो पार्ट्स हैं, कंपोनेंट है, वो असेंबल कहां पे होते हैं? फाइनली आईफोन बनता कहां पे है? फॉर एग्जाम्पल चाइना में, इंडिया में भी असेंबलिंग होती है। तो ये सब क्या है? दुनिया के कोने कोने से पार्ट्स आ रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट कहीं और बन रहा है। अब इस चीज को कहते हैं ग्लोबल वैल्यू चेन या फिर सप्लाई चेन, कि अलग अलग देशों से पार्ट आ रहे हैं और प्रोडक्ट अलग देश में असेंबल हो रहा है। देखो पिछले 30 सालों से ना दुनिया का एक सिंपल रूल था कि प्रायोरिटी देनी है सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी को। सब चीजों में आप एफिशिएंसी को ऊपर रखो। इसका क्या मतलब है? जहां से सस्ता रॉ मटेरियल आपको मिल रहा है ना, आप ले लो। जहां से आपको सस्ती लेबर मिल रही है वहां से आप सस्ती लेबर ले लो। जहां पे आपको ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं, टैक्स कम है, लेबर सस्ती है, बिजली सस्ती है, वहां पे आप अपनी फैक्ट्री लगाओ। तो इस मॉडल में जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी ना, वो जस्ट इन टाइम वाली मैन्युफैक्चरिंग थी। आप बोलोगे सर ये क्या मैन्युफैक्चरिंग है जस्ट इन टाइम? जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग मतलब आप ना गोडाउन में सामान जमा मत करके रखो। जब जिस चीज की जरूरत है वो तुरंत मंगवा लो, उस चीज को आप तुरंत इंपोर्ट कर लो। और इसी टाइप की मैन्युफैक्चरिंग से ना चाइना जो था वो पूरी दुनिया की फैक्ट्री बन गया। समझ गए? लेकिन पिछले 5 सालों में ना ये मॉडल काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस मॉडल में देखो एफिशिएंसी तो थी कि कुछ भी आप जमा मत करके रखो, जिस चीज की जब जरूरत है उसे इंपोर्ट कर लो। लेकिन इस चीज में एक दिक्कत ये थी, रिजिलियंस नहीं था। मतलब थोड़ा भी सप्लाई चेन अगर डिसरप्ट हो जाए, कहीं से कोई चीज नहीं मंगवा पा रहे हैं, जैसे अभी ईरान वार में नहीं मंगवा पा रहे हैं, जैसे कोविड-19 की महामारी आ गई, तो उस सिचुएशन में ये मॉडल जो है वो खरा नहीं उतरता। ये देखो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कोविड-19 की महामारी आई, चाइना में लॉकडाउन लग गया। चाइना में लॉकडाउन लग गया तो देखो पूरी दुनिया में पैरासीटामोल की कमी हो गई, मास्क की कमी हो गई। रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ था 2022 में। तो जब ये वार स्टार्ट हुआ तो रशिया जो वीट एक्सपोर्ट करता था वो वीट एक्सपोर्ट उसने बंद कर दिया। सनफ्लावर ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। तो इन चीजों की सप्लाई रुक गई। फूड इन्फ्लेशन पूरे वर्ल्ड में बढ़ गया। फिर तीसरा 2023-24 में टेंशन, अभी भी टेंशन चल रही हैं। 2026 की टेंशन मान लीजिए। जैसे पहले क्या हुआ था, हाउथी रिबल्स ने रेड सी के एरिया में मिसाइल दागनी स्टार्ट कर दी थी। तो वो जो दूसरा स्टेट है ना, स्टेट ऑफ बाब अल मंडाब, वो बंद हो गया था। तो तब भी तेल वगैरह की सप्लाई बंद हो गई थी। अभी भी ईरान वार चल रहा है तो क्रूड ऑयल और जो गैस वगैरह है उनकी सप्लाई जो है बंद हो गई है। समझ गए? तो इन चीजों की कमी हो गई। अब देखो दुनिया का 25% जो समुद्री तेल है या फिर 20% एलएनजी है, वो देखो इन्हीं रास्तों से आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है या फिर स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडेब है। एक्चुअल नाम क्या है, मतलब ऐसा ही नाम है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो फिर शिप्स को बहुत घूम के आना पड़ता है या फिर सामान आता नहीं है, तो फिर इन चीजों के दाम भी बढ़ जाते हैं, जैसा कि अभी हम फेस कर रहे हैं। फिर इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो एक जमाने में ना जो ट्रेड होता था, व्यापार होता था, वो सिर्फ ना पैसा कमाने के लिए होता था। लेकिन आर्टिकल एक बहुत
बहुत जबरदस्त बात बोलता है। आज के समय में देखो सप्लाई चेन्स जो हैं वो सिर्फ व्यापार के लिए नहीं है, सप्लाई चेन्स स्ट्रेटेजिक एसेट भी बन गई हैं। क्या मतलब है इस चीज का? इस चीज का मतलब ये है, जैसे चाइना कोई चीज बेच रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि चाइना सिर्फ ट्रेड कर रहा है। चाइना अब वो चीज बेच रहा है, दूसरे देश चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, तो चाइना इस चीज को हथियार के तौर पे भी इस्तेमाल करेगा। ये फर्क आ गया है। अब सिर्फ सप्लाई चेन्स ट्रेड के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही हैं। अब जैसे चाइना के पास में ना क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम है, कोबाल्ट है, ये ईवी बैटरी वगैरह में यूज होते हैं। अब क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग में ना चाइना की ऑलमोस्ट मोनोपोली है। इवन जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, जो दवाइयों में यूज होते हैं, जिसकी वजह से दवाई का असर होता है, अब इसमें भी चाइना का दबदबा है। समझ गए? इंडिया कहने को देखो दुनिया की फार्मेसी है, लेकिन हमारी देश में जो दवाइयां बनती है ना, उसके लिए कच्चा माल 70% तो चाइना से ही आता है। तो जब चाइना चाहे इन चीजों की सप्लाई ना इंडिया को रोक सकता है और हमारे देश को झुका सकता है। तो इसे बोलते हैं कंसंट्रेशन रिस्क। कंसंट्रेशन रिस्क मतलब अपना सारा पैसा ना एक ही कंपनी में लगाना। कुछ समय पहले ना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने ना ये एस्टिमेट लगाया था कि अगर दुनिया देखो ऐसे ही ट्रेड ब्लॉक्स में टूटती रही ना, तो ग्लोबल जीडीपी ना 7% तक गिर सकती है। 7% समझ रहे हो? मतलब टोटल जर्मनी और फ्रांस की जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड से गायब हो जाएगी। ये आईएमएफ की वार्निंग थी। अब नेक्स्ट देखो, जब कोविड-19 की महामारी आई थी तो कंपनीज को, मल्टीनेशनल कंपनीज को समझ में आ गया कि सिर्फ चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी ठीक नहीं है। तो कंपनीज ने पॉलिसी अपनाई चाइना प्लस वन, कि चाइना में तो फैक्ट्री हो लेकिन चाइना के अलावा किसी और देश में भी फैक्ट्री होनी चाहिए। इस चीज को कहते हैं चाइना प्लस वन, यानी सिर्फ चाइना के ऊपर आप निर्भर मत करो। समझ गए? तो तब उनकी नजर भारत पर पड़ी। और भारत पर क्यों पड़ी, इसके 4 कारण राइटर बताते हैं। एक तो देखो, भारत में ना मार्केट साइज इतना बड़ा है। भारत सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, एक बहुत बड़ा बाजार भी है। कंपनीज पहले यहां बनाएंगी, हमें बेचेंगी, स्केल बढ़ाएंगी और फिर इंडिया से चीजें एक्सपोर्ट भी करेंगी। फिर नेक्स्ट है डेमोग्राफिक डिविडेंड। एक तरफ देखो जापान है, यूरोप है, चाइना है, ये वो देश हैं जो बूढ़े हो रहे हैं। वहीं भारत की एवरेज एज देखो अभी भी 28-29 साल है। हमारे पास में युवा वर्क फोर्स है, हालांकि जल्द ही उन्हें स्किल नहीं दी गई तो हमें नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड रूल ऑफ लॉ। देखो मल्टीनेशनल कंपनीज को क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए। चाइना में एक रात में रूल्स बदल जाते हैं, लेकिन इंडिया में कोर्ट्स हैं, डेमोक्रेसी है, तो इंडिया ज्यादा स्टेबल है चाइना के कंपैरिजन में। लास्ट है एक्सपेंडिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। देखो हम ऑस्ट्रेलिया, यूएई, यूके और ईयू के साथ में ट्रेड डील साइन कर रहे हैं, तो इससे हमारा सामान ना उनके देश में या तो टैक्स फ्री जा सकता है या बहुत नाम मात्र के टैक्स में जा सकता है। तो ये भी एक चीज है जो एमएनसीज को अट्रैक्ट करती है। अब फिर इसके बाद में थोड़ा सा आप डेटा देखो जो मेंस में यूज कर सकते हो। क्या सच में भारत कुछ बड़ा कर पा रहा है मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, या फिर ग्लोबल सप्लाई चेन्स में बड़ा रोल प्ले करके, या फिर एक्सपोर्ट करने में क्या इंडिया कुछ कर पा रहा है? राइटर एग्जांपल देते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का, और इसमें एक सेक्टर का एग्जांपल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। देखो 10 साल पहले का आप एग्जांपल लोगे ना, भारत में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज थी। हम फोन इंपोर्ट करते थे। आज देखो हमारे देश में ना 300 से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं। आप डेटा पॉइंट देखो, 2014-15 में ना हमारी मोबाइल प्रोडक्शन वैल्यू सिर्फ 189 बिलियन रुपीस थी। 2024-25 में ये बढ़ के 5.5 ट्रिलियन रुपीस हो गई है। समझ गए? डेटा आप यूज कर सकते हो। स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट $30 बिलियन से भी ज्यादा का हो गया है, $30 बिलियन। और बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे एप्पल और सैमसंग अब इंडिया में सिर्फ असेंबल नहीं कर रही हैं मोबाइल फोन्स को, बल्कि पार्ट्स भी डिजाइन कर रही हैं और मैन्युफैक्चर भी करने की कोशिश कर रही है। समझ गए? तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम देखो 14 सेक्टर्स को कवर करता है।
है क्या ये स्कीम? देखो सरकार ना इस स्कीम में सिंपल ये बोलती है कि तुम पिछले साल से जितना ज्यादा प्रोड्यूस करोगे, हम तुम्हें ना उस पे 4 से 6% कैश वापस दे देंगे। और 14 सेक्टर्स के लिए लागू है ये स्कीम। और 2026 के डेटा के हिसाब से ना टारगेट था 6 ट्रिलियन रुपीस का, जबकि हमने अचीव किया है 20.4 ट्रिलियन रुपीस। यानी उम्मीद से ज्यादा बढ़ के काम कर रही है ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये देखो ये सारा डेटा है। 2014-15 में 189 बिलियन रुपीस और 2024-25 में प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ गए है 5.5 ट्रिलियन रुपीस। फिर राइटर बोलते हैं देखो सिर्फ एक फैक्ट्री लगाने से कुछ नहीं होता, सामान फैक्ट्री से पोर्ट तक पहुंचाने में अगर देर होगी तो फिर उस सामान प्रोड्यूस करने का फायदा क्या? हमारी देखो लॉजिस्टिक कॉस्ट ना बहुत ज्यादा है, 14 से 15% ऑफ जीडीपी। और डेवलप नेशंस में लॉजिस्टिक कॉस्ट जानते हो, लॉजिस्टिक मतलब सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का खर्चा। डेवलप नेशंस में ये सिर्फ 8% है। तो इसको कम करने के लिए ना सरकार ने दो बड़े वेपन्स यूज करने की कोशिश की है। एक पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति ये क्या है? ये देखो एक ना डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल है। जैसे रेलवेज, हाईवेज और पोर्ट्स सब एक साथ मिलके इंफ्रा बनाएंगे, ताकि ऐसा ना हो जैसा इंडिया में होता है कि एक रोड बनी लेकिन फिर दोबारा से सीवर वालों को याद आया कि यार नीचे पाइपलाइन भी बिछानी थी, तो रोड को तोड़ दिया और फिर पाइपलाइन बिछाई गई और बाद में रोड बनने में कई साल लग गए। नहीं, साइलोज में काम ना करें, सब मिल के काम करें, उसके लिए है ये पीएम गति शक्ति प्लान। फिर है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। अब इसका टारगेट है सामान को सस्ता और तेज तरीके से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक लेके जाना। जब देखो हमारा सामान जल्दी पोर्ट तक पहुंचेगा और हमारे दूसरे देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अगर साइन होंगे ना, तभी हम एक, अभी तो हमारा कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है, देश इतनी बड़ी मार्केट है, लोग कंज्यूम करते हैं तो इकोनॉमी चल रही है। लेकिन हमें बननी है एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी। एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी बनने के लिए अपने को दो चीजें पे ध्यान देना जरूरी है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को ठीक से इंप्लीमेंट करना जरूरी है और पीएम गति शक्ति प्लान का भी अच्छे से यूज होना जरूरी है। समझ गए? और फिर इसके बाद में ना कुछ चैलेंजेस भी बताते हैं राइटर। रियलिटी चेक करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, बहुत काम हुआ है लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है। अभी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स और पोर्ट्स तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है। फिर हम ना इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आगे बढ़ गए हैं, मोबाइल फोन ज्यादा इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, पर देखो जॉब सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर में मिलती है? कपड़े के सेक्टर में, जूट, फुटवियर। यहां पे अपने को काम करने की आवश्यकता है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर के लिए स्पेशल इकोनॉमिक पार्क बनाए जाएं। रेगुलेटरी क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि इन सेक्टर्स में दिक्कत ना आए, जैसे बांग्लादेश और वियतनाम में हुआ। फिर चैलेंज 3 है स्किल डेवलपमेंट डेफिसिट। देखो नई फैक्ट्रीज में एआई यूज हो रहा है, ऑटोमेशन यूज हो रहा है, और हमारे यूथ के पास में अगर बेसिक डिग्री तो है लेकिन स्किल्स नहीं है, तो फिर देखो क्या फायदा। तो यूथ को स्किल्स देना बहुत जरूरी है। लास्ट में कंक्लूजन में देखो ये बोला जाता है, दुनिया का जो सप्लाई चेन नेटवर्क है ना, ये देखो टूट रहा है और दोबारा बन रहा है। तो इंडिया के पास में एक मौका है, मतलब सदियों में एक आने वाली ये अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास। अगर इंडिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर लेता है, यूथ को स्किल्स दे देता है, तो फिर भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ग्लोबल वैल्यू चेन्स में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये कीवर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो आंसर्स में: वेपनाइज्ड इंटरडिपेंडेंस, कंसंट्रेशन रिस्क, रिजिलियंस, आवर एफिशिएंसी, चाइना प्लस स्ट्रेटजी, एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर, ये सब आप यूज कर सकते हो। प्रीलिम में ट्रिम्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, और 2023 में सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव के बारे में भी यूपीएससी ने पूछ लिया था। मेंस में ये जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा था, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022। जीएस पेपर 3 में ये पूछ लिया था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फेलियर क्यों है, मतलब लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट में गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं, क्या फेलियर है, ये 2023 में पूछ लिया था। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 1। आंसर आपको स्लाइड में मिल जाएगा और ये आपको अटेम्प्ट करना है पेपर में। मतलब
ये प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है इस आर्टिकल के बेस पे जो आपको मेंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, आर्टेमिस सेकंड रिटर्न टू मून 50 ईयर्स लेटर आर्टिकल से संबंधित है। ये साइंस एंड टेक का आर्टिकल है। एक बात आप बताओ कि आखिरी बार इंसान चांद के आसपास कब गया था? दिसंबर 1972 में। उस मिशन का नाम क्या था? उस मिशन का नाम था अपोलो 17। उसके बाद से आज तक देखो हमने किसी इंसान को ना चांद पे नहीं भेजा है। अब करीब 50 सालों बाद ना आर्टेमिस सेकंड मिशन 4 इंसानों को ना मून के ऑर्बिट में लेकर गया है। ध्यान दीजिएगा, ये आर्टेमिस सेकंड मिशन मून पे लैंड नहीं करेगा। ये सिर्फ एक फ्लाई बाय मिशन है, मतलब ये चांद के चक्कर लगाएंगे, उसको नजदीक से देखेंगे और 10 दिन बाद वापस धरती पर आ जाएंगे। आप सोचोगे अगर देखो मून पर लैंड ही नहीं करेंगे तो फिर भेजा क्यों? क्योंकि देखो ये सिर्फ ना एक टेस्ट ड्राइव है। क्या है? ये सिर्फ एक टेस्ट ड्राइव है। आगे बड़ा जो मिशन आएगा या फिर एम्बिशियस जो मिशन आएगा उसका बेस बनाने के लिए है ये आर्टेमिस सेकंड मिशन। समझ रहे हो? ये सिर्फ एक देखने के लिए है कि आगे जो बड़ा मिशन आएगा उसके लिए सब चीजें ठीक है नहीं है। और यूपीएससी देखो हमेशा ना कंपैरेटिव एनालिसिस करवाती है। तो आप टेक्नोलॉजी देखिए, ये अपोलो मिशंस गए थे 1960s में और 1972 तक, और अभी का आर्टेमिस मिशंस, आर्टेमिस सेकंड है ये, आर्टेमिस थर्ड और आर्टेमिस 4 भी आएंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है? 50 साल पहले जो अपोलो मिशंस इंसान को चंद्रमा तक लेके गया था ना, उस समय तो देखो टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। उस समय जिसमें एस्ट्रोनॉट बैठते थे ना उसको बोला जाता था अपोलो कमांड मॉड्यूल। अभी जिसमें एस्ट्रोनॉट्स गए हैं ये है ओरायन कैप्सूल। ये गलगोटिया वाला ओरायन है क्या? ठीक है, ये एडवांस्ड कैप्सूल है बहुत ज्यादा। इसमें रॉकेट था सैटर्न 5। इसमें और भी जबरदस्त पावरफुल रॉकेट है SLS। नेविगेशन ग्राउंड कंट्रोल गाइडेंस था, मतलब जमीन पे बैठ के कंट्रोल किया जाता था अपोलो मिशंस को। लेकिन इसमें डीप स्पेस एवियोनिक्स है, मतलब कोई इमरजेंसी हो जाती है ना तो बाहर से इंस्ट्रक्शन देने की आवश्यकता नहीं है, वो कैप्सूल वगैरह खुद ही सेफ लैंड कर जाएगा। सब कुछ अपने आप से एस्ट्रोनॉट्स को सेफ रखेगा। अपोलो मिशंस जो पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग वगैरह को लेके गए थे चंद्रमा पे, वो सिर्फ यूएस के मिशंस थे। लेकिन आर्टेमिस मिशंस में यूएस, कनाडा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान स्पेस एजेंसी सब कोलैबोरेट कर रहे हैं। अपोलो मिशंस का मकसद सिर्फ ये था कि चंद्रमा पर इंसान की लैंडिंग करवाना, और वो इशू नेशनल प्रेस्टीज यानी नेशनल प्रतिष्ठा से जुड़ा था क्योंकि कोल्ड वार चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच। अभी जो ये आर्टेमिस मिशन है ना, ये फर्दर तैयारी के लिए है। आगे देखो मार्स यानी मंगल ग्रह पे भी मिशन भेजने हैं, तो आर्टेमिस मिशन की सहायता से ना चंद्रमा पे एक बेस बनाया जाएगा ताकि फिर चंद्रमा से फर्दर मिशन लॉन्च किए जा सके मार्स के ऊपर। समझ गए? ये सारी चीजें हैं। तो क्या टेस्ट करेंगे इस 10 दिनों में? ये टेस्ट करेंगे जो ओरायन है, जो कैप्सूल जहां पे 4 एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे, वो चांद के पास में कैसे नेविगेट करता है, ठीक ढंग से मूव कर पाता है नहीं कर पाता। फिर रेडिएशन शील्ड, स्पेस में जो खतरनाक सोलर रेडिएशंस होती है ना, क्या ओरायन कैप्सूल की जो शील्ड है वो सोलर रेडिएशन से बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी। फिर ये भी देखेंगे 10 दिन तक एक छोटे से कैप्सूल में यानी ओरायन में एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे और उसमें ऑक्सीजन, टेम्परेचर और ह्यूमन वर्दी इन्वायरमेंट जो मेंटेन किया जाएगा वो ठीक से मेंटेन रह पाता है कि नहीं रह पाता। तो ये सब चीजें टेस्ट की जाएंगी। फिर आपके मन में आएगा सर ये तो सिर्फ एक फ्लाई बाय मिशन है, यानी मून के सिर्फ नजदीक जा रहे हैं, क्या आर्टेमिस सेकंड, आर्टेमिस थर्ड और आर्टेमिस फोर्थ में लैंड करेंगे एस्ट्रोनॉट्स मून पे या नहीं करेंगे? करेंगे। जो आर्टेमिस थर्ड मिशन होगा ना, इस मिशन में स्टारशिप लैंडर के साथ में ना डोकिंग की जाएगी। आप बोलोगे सर ये डोकिंग क्या होती है? डोकिंग का मतलब देखो ये होता है स्पेस में चलते हुए दो जो स्पेसक्राफ्ट है ना आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में कनेक्ट कर जाते हैं। जैसे मान लो हवा में 2 प्लेन्स एक दूसरे में फ्यूल ट्रांसफर करते हैं ना, वैसे ही 2 जो स्पेसक्राफ्ट है आपस में कनेक्ट कर जाते हैं, इसे बोलते हैं डोकिंग। तो आर्टेमिस थर्ड मिशन में डोकिंग की जाएगी और आर्टेमिस 4 में
जो ह्यूमंस हैं फाइनली मून के सरफेस पे लौटेंगे और मून के सरफेस पे एक परमानेंट गेटवे ऑर्बिटल स्टेशन जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा। और ये पहले भी हुआ था 1966 में, मतलब नील आर्मस्ट्रांग वगैरह तो ये तो 1969 में मून के सरफेस पे पहुंचे थे ना, लेकिन इससे 3 साल पहले भी डोकिंग की गई थी। समझ गए? अब एक चीज आप पूछोगे, सर पैसा किसका लग रहा है इस पूरे मिशन में? देखो, सिर्फ आर्टेमिस सेकंड की जो कॉस्ट है वो $4 बिलियन है और पूरे आर्टेमिस प्रोग्राम की जो कॉस्ट है वो $90 बिलियन है। तो अकेले नासा इतना खर्चा नहीं कर रहा है, कनाडा, यूरोप और जापान की जो स्पेस एजेंसीज हैं वो इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। तो अभी जो आर्टेमिस सेकंड में जो 4 एस्ट्रोनॉट्स गए हैं ना, उसमें से एक कनाडा का एस्ट्रोनॉट भी है। तो ये दर्शाता है कि स्पेस को एक्सप्लोर करना अब सिर्फ ऐसा नहीं कि एक स्पेस एजेंसी के बस की बात है, नहीं, अब कोलैबोरेशन चल रहा है। फिर एक क्वेश्चन आपके मन में ये भी आएगा कि सर हमने चांद को इतनी बार एक्सप्लोर कर तो लिया है, अब इतना $90 बिलियन लगा के दोबारा चांद के ऊपर जाने का फायदा क्या है? फायदा देखो है। सबसे पहले तो देखो, अभी हाल ही में ना चांद के साउथ पोल पे ना आइस मिली है, बर्फ मिली है। अब इस आइस से आपको पता है पानी बना सकते हैं और पानी को तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी मिल सकती है जो कि रॉकेट के फ्यूल में काम आ सकती है। पहली चीज ये चीज एक्सप्लोर करना। दूसरा, वहां पे हम ना एक परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। चांद पे एक ऐसा गैस स्टेशन बन जाएगा जहां से हम ना मार्स और आगे के जो स्पेस की बॉडीज है ना उन तक फिर मिशंस लॉन्च कर सकेंगे। तो इससे पहले वाला आर्टिकल जो सप्लाई चेन वाला था ना, सप्लाई चेन बनाना चाहते हैं हम कि चांद के ऊपर भी मिशंस को लॉन्च करने का इंफ्रा हो, वहां पे गैस स्टेशन हो, ये सब हो। और सही मायनों में देखो, दुनिया के बड़ी पावर्स जो है ना उनके बीच में चंद्रमा के प्राइम स्पॉट्स पे कब्जा करने की ना एक रेस चल रही है। मतलब यूएसए जैसी स्पेस एजेंसी को लगता है, नासा जैसी को, कि चंद्रमा पे कोई बढ़िया बढ़िया स्पॉट है ना उन पे कब्जा कर लो जहां से हम कुछ फ्यूल वगैरह निकाल सकें, फ्यूचर में उनको यूज कर लेंगे हम। चंद्रमा पे हीलियम-3 और काफी सारे रेयर अर्थ मिनरल्स मिलने की उम्मीद है। तो जो देश वहां पे पहले पहुंचेंगे ना, तो वही वहां के जो रूल्स हैं वो डिक्टेट करेंगे। इसीलिए नासा ने ना आर्टेमिस अकॉर्ड भी बनाए हैं। अब इंडिया भी आर्टेमिस अकॉर्ड में सिग्नेटरी है। और एक चीज आप ये देखो, राइटर पॉइंट बोलते हैं रेडियो क्वाइट जोन। रेडियो क्वाइट जोन ना चांद का वो हिस्सा है जो हमें ना अर्थ से नहीं दिखता, वो अर्थ के रेडियो सिग्नल से ना बिल्कुल बचा हुआ है। वहां हम ना डीप रेडियो एस्ट्रोनॉमी कर सकते हैं। इस वजह से भी चांद को एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। और चांद पे देखो एटमॉस्फेयर नहीं है, तो टेलीस्कोप अर्थ से कई गुना ज्यादा साफ और सेंसिटिव तस्वीरें देख सकता है अगर वो प्लेस किया जाए किस पे, चंद्रमा पे। समझ गए? फिर राइटर बोलते हैं देखो स्पेस जो है ना अब सिर्फ साइंस नहीं रह गया है, ये फॉरेन पॉलिसी और जियो इकोनॉमिक्स का पार्ट बन गया है। इंडिया ने भी चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च किया था ना, तो स्पेस साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग इंडिया ने करवाई थी। तो हमें देखो जब हमने ये मिशन सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया चंद्रयान-3, तो हमें भी स्पेस के क्षेत्र में ना एक ताकत मिल गई थी। समझ गए? तो यही पूरा आर्टिकल है। ये क्वेश्चंस हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। जीएस पेपर 3 में पूछा था, मैन्ड स्पेस मिशन से संबंधित आर्टिकल, मेन टास्क ऑफ इंडिया थर्ड मिशन, मून मिशन, ये पूछा था चंद्रयान-3 के बारे में। फिर इंडिया का अपना प्लान है स्पेस स्टेशन का, ये 2019 में पूछा था जीएस पेपर 3 में। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 2 में। आंसर तो देख लीजिएगा। ये रेडियो क्वाइट जोन, डीप स्पेस एवियोनिक्स, लूनर गेटवे, ये आपको कीवर्ड्स यूज करने हैं आंसर्स में। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ट्रांसफर कंट्रोवर्सी से संबंधित है। अभी देखो 5 राज्यों में ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शंस अनाउंस किए और इलेक्शन अनाउंस करते ही इन 5 राज्यों में जो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी थे ना उनको ट्रांसफर कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्गुमेंट ये था कि ये जो ऑफिशियल्स थे ना बायस्ड होकर काम कर सकते थे,
और इलेक्शन के आउटकम को प्रभावित कर सकते थे, इसलिए हमने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को ट्रांसफर कर दिया सभी स्टेट्स में से। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है हमने ना अपनी आर्टिकल 324 जो संविधान का है ना, इसके तहत हमें जो पावर मिली हुई है कि हमारा काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना, उस पावर का यूज किया है। स्टेट का रिएक्शन ये है कि भाई आपने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को ट्रांसफर कर दिया, हमारा पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पैरालाइज हो गया, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। अब राइटर ये बोलते हैं देखो आर्टिकल 324 में जो ईसीआई को पावर है ना, वो ब्रॉड और जनरल पावर है, स्पेसिफिक पावर्स नहीं है कि हाँ भाई ये जो टॉप ऑफिसर्स हैं उनको ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब कायदे से देखो एक चीज है, मतलब महेंद्र सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इस जजमेंट में ना सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि भाई आर्टिकल 324 में ना प्लेनरी प्रोविजन है, मतलब जबरदस्त पावर है, पावर का भंडार है ईसीआई के पास में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए, और किसी स्पेसिफिक लॉ में ये पावर्स कवर्ड नहीं है। लेकिन इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया था कि अगर देखो ऑलरेडी कोई कानून है पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया, उस कानून के विरुद्ध जाके ईसीआई काम नहीं कर सकता। समझ गए। अब राइटर बोलते हैं देखो 7वें शेड्यूल में ना ये जो स्टेट पब्लिक सर्विसेज हैं वो किसके कंट्रोल में आती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती हैं। तो राइटर का ये कहना है कि ऑलरेडी कानून है इस पे, ऑल इंडिया सर्विस एक्ट, तो पावर ट्रांसफर की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास में है, बट ईसीआई ऑलरेडी कानून होने के बावजूद उसे इग्नोर करके ट्रांसफर कर रही है स्टेट ऑफिसर्स को, जो कि गलत है। अगर ट्रांसफर करना ही था ना तो आपको ना स्टेट गवर्नमेंट के साथ में कंसल्ट करना चाहिए था, आपको चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो होते हैं स्टेट के उनको कंसल्ट करना चाहिए था। आप बिना सोचे समझे ट्रांसफर कर रहे हो, इससे ना सिविल सर्वेंट डिमोरलाइज हो जाते हैं। हो सकता है वो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ऑनेस्टली काम कर रहे हो, लेकिन आपने ट्रांसफर कर दिया, उनकी इंटीग्रिटी पे सवाल उठ गए। ये फेडरलिज्म के भी खिलाफ है, ये फेडरलिज्म के भी खिलाफ इसलिए है क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर में जो इलेक्शन कमिश्नर है कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो एक ऐसी बॉडी जिसमें इलेक्शन कमिश्नर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है, वो फिर ऐसे डिसीजन ले रही है स्टेट इलेक्शंस में, तो फिर ये फेडरलिज्म को एक चोट है और आर्बिट्रेरीनेस भी है। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने टॉप ऑफिसर्स को ट्रांसफर करने का ऑर्डर दिया, क्या कोई इंक्वायरी करवाई गई, अपनी मर्जी से डिसीजन ले लिया गया, किसी से पूछा गया, नहीं पूछा गया। तो ये सब चीजें होनी चाहिए, कंसल्टेशन मैंडेटरी होनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के साथ में, ट्रांसपेरेंट ढंग से आप ट्रांसफर ऑर्डर निकालो, बताओ रीजन क्या है। सिर्फ बायसनेस एक रीजन नहीं हो सकता, बताओ क्यों बायसनेस के आरोप लगे हैं। तो ये बैलेंस एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। बस ये आर्टिकल बहुत जबरदस्त तो नहीं था। तो ये कुछ कीवर्ड्स है जो आप यूज कर सकते हो मेंस के आंसर्स में, रूल ऑफ लॉ वर्सेस अनफेटर्ड पावर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, अनऑक्युपाइड फील्ड, इंपीरियम इन इंपीरियो, ये सब। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज प्रपोज्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन 2016। व्हाट आर द सजेस्टेड रिफॉर्म्स एंड हाउ फार दे आर सिग्निफिकेंट टू मेक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। तो ये तो एक प्रकार से करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। ये 2018 में ईवीएम से रिलेटेड पूछा था। ये 2017 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित क्वेश्चन प्री में पूछ लिया था, ये आपको अटेम्प्ट करना है। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपको अटेम्प्ट करना है। और ये आर्टिकल 324 के बारे में जो क्वेश्चन है, प्रैक्टिस मेंस का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।